This call is now being recorded. देखो बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था, वो सारे कंपाउंड्स, वो सारे कंपोनेंट जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है। बायो मीन्स लिविंग और मॉलिक्यूल्स मीन्स तो आप लोगों को पता ही है। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन वी हैव माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड मैक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। मैक्रो मीन्स बड़ा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? जिनका साइज मतलब मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच होगा, उनको हम बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। लेकिन जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा होगा, उनको हम बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। पहली डेफिनेशन क्लियर? डायरेक्ट अगर स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पे भी क्वेश्चन आ जाता है, नीट में भी आ जाता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल को कितना डाल्टन तक होता है मॉलिक्यूलर वेट, मैक्रो का कितना होता है। माइक्रो में सारी हमारी सिंगल यूनिट्स आएंगी, जैसे कि अमाइनो एसिड एक सिंगल यूनिट है, कार्बोहाइड्रेट भी एक सिंगल यूनिट है। प्रोटीन मैक्रो में आएगा, क्योंकि प्रोटीन कैसे बनता है? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक करके बनता है ना। लिपिड कैसे बनता है? लिपिड आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिक्स करके बनता है। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है? डीएनए और आरएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। न्यूक्लियोटाइड पता है ना, जिसके अंदर डीएनए, राइबोज एंड नाइट्रोजनस बेस, ये बताऊंगी आज की क्लास में। ये तीनों चीजें आती हैं मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर। तो पहली ये चीज बताओ जल्दी से, क्लियर हुई क्या? माइक्रो और मैक्रो क्या होता है? ये शैली मैम बाय मिस्टेक। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है। अब आपको पता है एक्सेप्शनल केसेस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाता है। मैक्रो मॉलिक्यूल में जो आपके लिपिड इन्होंने दिया हुआ है ना, लिपिड के बारे में ये बोलते हैं कि भाई लिपिड दिखने में मैक्रो मॉलिक्यूल लगता है, बट वो मैक्रो मॉलिक्यूल है नहीं। अब उसको कैसे इन्होंने प्रूव करा, मतलब किस बेसिस पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उसके लिए क्या किया गया था ना, इन मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। लेट्स सपोज आपके पास एक बड़ा सा केमिकल है, ठीक है, उस केमिकल के अंदर माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल सब मिक्सअप है आपस में। आपको आइडेंटिफाई करना है उसमें से कौन माइक्रो है कौन मैक्रो है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया? हमने एक लिविंग टिश्यू ले लिया। लिविंग टिश्यू किसका लिया? लीवर का एक टिश्यू। तो ये एक बायोमोलिक्यूल इसी के अंदर से मिलेंगे ना। लिविंग सेल लिया हमने, तो इसके अंदर से जितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे उन्हीं को बायोमोलिक्यूल बोलेंगे ना। यस ना। तो अब हमने क्या किया, इस लिविंग टिश्यू को मिक्स कर दिया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि लिविंग टिश्यू को किस केमिकल के साथ हमने, तो उसको एसिड के अंदर डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद उसको अच्छे से एक मोटर मतलब एक पूरा पेस्ट बना लिया, अच्छे से पीस वीस के उसको स्लरी बना लिया। और स्लरी बनाएंगे तो फिर आपने क्या किया, फिल्टर पेपर लगाया और फिल्टर पेपर के ऊपर से उसको डाल दिया। कुछ पार्ट नीचे निकल जाएगा और कुछ पार्ट फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? यस मैम। होगा ना। तो जो पार्ट हमारा नीचे निकल गया है वो क्या है? हमारा फिल्ट्रेट है। अब जैसे कि ये देखो यहाँ पे, ये मैंने ऊपर यहाँ पे ऐसे मान के चलो जैसे चाय छानते हैं ना हम लोग, तो जो चाय में दूध वगैरह लिक्विड वाला पार्ट होता है तो सारा नीचे निकल जाता है। उसके अंदर टी लीव्स होती हैं, या फिर जो शुगर डिजोल्व नहीं हुई वो, या और भी कुछ चीजें जो आपने डाली वो सब ऊपर रह जाती है। क्यों? क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, इस वजह से वो फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाती। तो जो मॉलिक्यूल आपका फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है, इट मीन्स वो लार्ज साइज का है, वो क्या हुआ? वो मैक्रो मॉलिक्यूल। और जो नीचे निकल गया, फिल्टर पेपर को क्रॉस करके निकल गया, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो, स्मॉल साइज वाला मॉलिक्यूल। ठीक है। तो फिल्ट्रेट जो नीचे निकल गया है उसको क्या बोला इन्होंने? फिल्ट्रेट बोला। और फिल्ट्रेट के साथ साथ उन्होंने इसको बोला एसिड सॉल्युबल, क्योंकि वो एसिड के अंदर सॉल्युबलाइज हो चुका है ना। हमने एसिड के अंदर ही तो डाला था, सॉल्युबलाइज हो गया तभी फिल्ट्रेट में निकला है। और सॉल्युबलाइज नहीं हुआ, एसिड इनसॉल्युबल वाला ऊपर रह गया। मनीषा बताओ। मैम मैंने रिकॉर्डिंग से कर रखी है आपकी, तो मैंने सेम नोट्स बनाए हैं, तो फिर मैम आप एक्स्ट्रा भी करवाओगे या वही वैसे ही करोगे? ऑलमोस्ट वही कराऊंगी, बस थोड़ा सा 11th वाले बच्चों के लिए बेसिक से कराऊंगी। तो जिसने चैप्टर पढ़ रखा है वो लीव कर सकता है और अपने मेजर टेस्ट के लिए बैठ के पढ़ाई करो। मैम और जो डीएनए का था वो कटा हुआ है ना इसमें? डीएनए वाला वर्ड चेक करना पड़ेगा बेटा, मैंने चेक नहीं किया। ओके मैम। डीएनए कुछ है ही नहीं इतना ज्यादा, छोटा छोटा सा है, शुगर्स होता है, नाइट्रोजनस बेसिस। अब आप लोग 12th वाले बच्चों ने तो पढ़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस। 11th वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए तो नहीं है ये सारी चीजें। मैम मैं लीव कर लेती हूँ, मैंने हाँ हाँ लीव हाँ कर सकती एग्जैक्टली। हूँ। इसके अलावा जितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है ना चैप्टर, वो लीव कर सकता है। जिसने नहीं पढ़ा है वो उसके लिए क्लास है।
मैम ये 5 पूरा चैप्टर खत्म करा दोगे? ट्राई करेंगे बेटा, जितना हो जाएगा। ठीक है, तो फिल्ट्रेट और नॉन फिल्ट्रेट, तनिष्का समझ में आया क्या होता है? इनसॉल्युबल पार्ट होता है उसको रेसिड्यू भी बोलते हैं ना? जो सॉल्यूबल हो जाता है, जो नीचे बच जाता है, उसको रेसिड्यू कैसे बोलेंगे? रेसिड्यू तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे ना, यस मैम। जो ऊपर बच जाएगा। नॉन फिल्ट्रेट उसी को रिटेंटेट बोलेंगे। एसिड इनसॉल्युबल है और साइज बड़ा है, इसलिए उसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब आप ये देखो लिपिड के बारे में क्या लिखा हुआ है कि भाई लिपिड है, तो मतलब लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डेल्टन से ज्यादा है, तो आइडियली वो क्या होना चाहिए था? मैक्रोमोलिक्यूल। या फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट अराउंड 8,000 सॉरी 800 डेल्टन है। माइक्रो लिपिड का माइक्रो देखो, दोबारा से सुनो, लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, ये बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, उसी को बोलेंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा होगा। लेकिन लिपिड का तो 10,000 से कम है, तो ये किस में आना चाहिए था? माइक्रो में आना चाहिए था ना। लेकिन जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, इस एक्सपेरिमेंट में मेरे को लिपिड कहाँ पे मिला? रिटेंटेट की फॉर्म में मिला, ऊपर मिला, फिल्टर पेपर के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है कि इसका साइज बड़ा है, भले ही मॉलिक्यूलर वेट इसका कम है बट साइज बड़ा है, तो इसलिए इसको किस में रखा हमने? मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट में, एज वेल एज स्कूल एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा कि व्हाई लिपिड हैज अ मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 10,000 डेल्टन बट वी आर पुटिंग इट इनटू मैक्रोमोलिक्यूल, एक्सप्लेन द रीजन। ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पूछ सकता है ना, लिख दोगे आंसर अब अच्छे से? यस मैम। तो ये तो हमने देखो मॉलिक्यूल्स को अलग अलग किया, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। फिर इसके बाद हमें चाहिए था कि इसके अंदर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुए ना, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। तो अब हमने ये तो ऑर्गेनिक वाला कर लिया, अब मेरे को इनऑर्गेनिक वाला करना था। तो इनऑर्गेनिक वाले के लिए क्या किया ना, मैंने एक सिंपल लिविंग टिश्यू लिया, उसको अच्छे से सुखा लिया, ड्राई कर लिया, तो मेरे पास एक ड्राई टिश्यू बन गया। और फिर उसको जला दिया, बर्न कर दिया हमने। बर्न करने के बाद उसके अंदर से जितना कार्बन कंपाउंड है वो इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज हो जाएगा। तो उसके बाद हमें किसी भी टिश्यू को जलाने के बाद उसकी ऐश बचेगी, ऐश मतलब उसकी राख। तो उसकी ऐश के अंदर हमें उसके क्या मिलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सब मिलेंगे। और फिर जब हमने इनको सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम मतलब इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एसिड के अंदर सॉल्युबल करके देखा, तो ये एसिड के अंदर सॉल्युबल हो गए। सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड सॉल्युबल पाए गए। ये सुहानी बताओ। मैम लिपिड जो होता है वो रिटेंटेट फ्रैक्शन में आता है, तो जो लिपिड होता है बोला जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो अटक जाता है, इसलिए वो सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं आता। एग्जैक्टली, इसीलिए वो सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं आता है। किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब लिपिड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंटेन होता है, तो वो कैसे हो जाता है? ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन में कल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई थी फोस्फोलिपिड की, यहाँ पे सिर्फ लिपिड है, वो किसके साथ? फोस्फेट के साथ मिलके क्या बना रहा है? फोस्फोलिपिड। और फोस्फोलिपिड को एक और नाम लिखा हुआ था वहां पे, लेसिथिन, जिसके एक हेड वाला रीजन होता है और एक टेल वाला रीजन होता है। तो जो हेड और टेल वाला रीजन होता है ना, ये मेम्ब्रेन बना के रखता है ऐसे। तो लिपिड क्या करता है ना, लिपिड क्या है हमारे पास? एसिड इनसॉल्युबल है ना, एसिड इनसॉल्युबल। हम बोलते हैं कि भाई जो हमारी मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई है, तो ये कभी भी, आपने वो पढ़ा होगा ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये अपने अंदर से कभी भी हाइड्रोफिलिक मॉइटी वाले सब्सटेंस को ट्रांसफर नहीं होने देता। क्या अलाउ करता है कभी भी हाइड्रोफिलिक मॉइटी वाले सब्सटेंस को? याद करो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर में बढ़ाया था ना, अब तो कट हो गया बट पढ़ तो लिया ही हमने वो चैप्टर। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती थी? कैरियर प्रोटीन्स, जो पूरी तरीके से एम्बेडेड होते हैं, उनके थ्रू हम ट्रांसफर कराते थे। क्योंकि लिपिड एसिड इनसॉल्युबल है, इसलिए किसी भी सब्सटेंस को ये अपने अंदर से अलाउ नहीं करता ट्रांसफर होना।
इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। देखो, तो ये मैंने आप लोगों को कितना बताया ना, एनसीईआरटी खोल के बैठे हो सब अपनी? हाँ मैम। ये Yes, वाला ma'am. बताया, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। इसमें पूरा आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। वही ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड दिया हुआ है, थिक स्लरी बनाया, एसिड इनसॉल्युबल में क्या मिला, ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है जो मैंने आपको लिखवा के समझा दिया है। ऑलमोस्ट यहाँ तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया है कि हमारे पास ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, ये सब एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे। कैसे हमने इनको ऑब्टेन किया वो भी चीजें हम लोगों ने सीख लिया। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसके बाद ना हमने जो अभी देखा कंपाउंड्स में, तो हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमने देखता है कि बायोमोलिक्यूल्स मतलब किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर कितने कितने टाइप के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, प्लांट की बात करें स्टार्च हो सकता है, और लैक्टोज हो सकता है, सुक्रोज, माल्टोज। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑल आर Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा हमारी बॉडी में फैट पाया जाता है जो कि किससे बनता है, लिपिड से। तो हम लोगों को लिपिड भी पढ़ना है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है, तो हम लोगों को यहाँ पे प्रोटीन भी पढ़ना है। फिर इसके अलावा हमारे पास सेल्यूलोज होता है, प्लांट्स के केस में सेल्यूलोज के बारे में हमें देखना है। देन वी हैव डीएनए और आरएनए, हमें इनके बारे में पढ़ना है। दीज आर द कंपोनेंट्स जिनके बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलना है। ठीक है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. किसी को कहीं पे भी कोई डाउट आएगा तो प्लीज साथ के साथ पूछते रहना, ये मत सोचना बाद में पूछ लेंगे एक साथ मैम हम लोग। तो अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना बच्चों, उन कार्बोहाइड्रेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट वन मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड देन पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं करा सकते, जो ऑलरेडी सिंगल यूनिट से बने होते हैं, मतलब जिनके अंदर सिर्फ एक यूनिट है। और जब एक ही यूनिट से कोई कंपाउंड बना हुआ है तो उसका हाइड्रोलाइसिस थोड़े ना कराएंगे हम लोग, नहीं करा सकते ना। ऑलिगो के अंदर होते हैं 2 से 10, मतलब एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है, इन दोनों को हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे ये? यस मैम। Yes, ma'am. तो ओलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, पॉलीसेक्राइड मोर देन 10 वाले सारे के सारे हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स के अंदर आते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. चलो अब थोड़ा सा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे आ जाओ। एक हमारे पास ग्लूकोज होता है और एक हमारे पास, साथ साथ लिखते रहना जिसने नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज मैं ना थोड़ा रफली लिख रही हूँ, अच्छे से नोट्स नहीं बनवा रही, बट हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, C6H12O6 होता है। Yes, ma'am. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की Structure अलग स्ट्रक्चर है। में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के पास होता है एल्डिहाइड ग्रुप एंड फ्रक्टोज के पास होता है Ketone group. कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इसमें बनाएंगे 6 कार्बन है मेरे पास, बनाओ 6 कार्बन, साथ साथ ड्रॉ करते चलना इन स्ट्रक्चर्स को, खुद से ड्रॉ करोगे तो याद ज्यादा रहेंगी। 6 कार्बन ड्रॉ कर ली। अब हमें यहाँ पे 12 हाइड्रोजन एंड 6 ही ऑक्सीजन लगाना। तो जो सबसे लास्ट वाली होती है ना, यस सुहानी,
मैम एल्डिहाइड को एल्डोज और कीटोन को कीटोज भी बोल सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली जो ये हमारे पास ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को हम एल्डोज शुगर बोल सकते हैं, एल्डोज शुगर। और फ्रक्टोज को कीटोज शुगर। ऑल डन? यस मैम। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स हमें बनानी है। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सबसे लास्ट वाली कार्बन होती है ना, उसमें लिख दो CH2OH। और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाना तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो, यहाँ पे कीटोन लगाना तो कीटोन कभी भी साइड में तो नहीं आ सकता ना। ये आ गया तो ऊपर भी फिर क्या बच जाएगा मेरे पास, CH2OH बच जाएगा। इतनी स्ट्रक्चर यहाँ तक समझ में आई, ये कैसे बनाया मैंने? मैम अल्कोहल ग्रुप भी क्यों लगा? कहाँ लगाया अल्कोहल? अच्छा बेटा ये होता है, ये अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH ऐसे ही होता है इसमें। ओके मैम। ठीक है, अब क्या करना है, ग्लूकोज के अंदर नंबरिंग करना 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो थर्ड कार्बन है ना, सिर्फ थर्ड कार्बन की पोजीशन में चेंज आएगा। थर्ड कार्बन में लेफ्ट हैंड साइड में OH होगा, राइट हैंड साइड में H होगा, बाकी सब में राइट हैंड साइड में OH लगा दो ऐसे। सही बनाई ना मैंने स्ट्रक्चर, जिसने स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है? यस मैम। यस मैम। देखो बन गई ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। इजी है ना? थर्ड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखना है। थर्ड कार्बन में लेफ्ट हैंड साइड में OH होता है, राइट हैंड साइड में H होता है, बाकी सब में राइट साइड में OH, लेफ्ट में H। अब जिस शुगर के अंदर लेट्स सपोज 3 कार्बन है, उसको क्या बोलेंगे? मतलब एक सिंपल फॉर्मूला पता है क्या होता है? CnH2O का होल n, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, n की वैल्यू रख दिया 3, तो फॉर्मूला बनाना जरा क्या बनेगा? C3H6O3। C3 और H6 H6 O3 O3 बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे जिसके अंदर 3 कार्बन है? ट्रायोज। 4 कार्बन टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है कौन सी शुगर है? हेक्सोज। हेक्सोज शुगर है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं किस टाइप की शुगर है ग्लूकोज फ्रक्टोज? दीज आर द हेक्सोज शुगर। क्लियर? और एल्डोज और कीटोज मैंने आप लोगों को बता ही दिया। एल्डो मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये प्रेफिक्स हो गया, ओज शुगर है तो ये सफिक्स लगा देता है यहाँ पे। एक क्वेश्चन कभी कभी कायरल कार्बन के ऊपर पूछ लिया जाता है। कायरल कार्बन क्या होती है? कायरल कार्बन वो कार्बन होती है जिससे चारों के चारों ग्रुप अलग अलग अटैच होता है। 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट है ना? यस मैम। यस मैम। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। और ये कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होती है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन ये हमारी होती है। इसका मतलब अगर हम इससे प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की पावर इसके अंदर होती है। ये सृष्टि मैम एक बार फिर से बताना पोलराइज पावर के बारे में। कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होती है। इससे अगर हम एक प्लेन पोलराइज, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट वो लाइट होती है जो एक ही डायरेक्शन में लाइट चल रही होती है, उसके रास्ते में मैंने रखा कायरल कार्बन, तो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो जाएगी। अभी ऐसे आ रही थी, जैसे मेरा हैंड है ना, ऐसे ऐसे आ रही थी, वो रोटेट हो जाएगी ऐसे।
अगर वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट हो रही है तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। और अगर वो राइट हैंड साइड में रोटेट हो रही है उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अभी 11th क्लास वाले बच्चे सिर्फ इतना याद रखो, इससे ज्यादा प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, कैसे करता है, सब आप जब 12th क्लास में आओगे ना आपको सीखने के लिए मिलेगा वहां पे ये। ओके मैम। शॉर्ट में इसको R&S भी बोल देता है, और बायो में इसको D&L से रिप्रेजेंट करता है। डी शुगर, अगर आपको कहीं पे लिख दिया ना कि हमारे पास डी ग्लूकोज है तो आपको समझ जाना डी ग्लूकोज का मतलब एक ऐसा ग्लूकोज है जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर देगा? राइट डायरेक्शन में, और ये लेफ्ट डायरेक्शन में अगर एल शुगर लिखा हुआ है तो। ऑल डन यहां तक? यस चलो, अब बच्चों को एक चीज समझ नहीं आई थी, स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट करने वाली। अब कन्वर्जन वाली मैं आप लोगों को देखो एक चीज सिंपल सी बताती हूँ। ये मेरे पास अभी ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को मुझे क्या करना है? साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइक्लिक फॉर्म में बनाने के लिए हमेशा याद रखना कि अगर आप एक 6 कार्बन कंपाउंड को साइकिल में कन्वर्ट कर रहे हो, किसको? 6 कार्बन कंपाउंड को साइकिल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। और इस वाली पोजीशन पे मतलब याद कर लो इस वाले चीज को, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये 6 कार्बन के लिए होता है। एंड 6 कार्बन वाले के लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम? पाइरेनोज। पाइरेनोज में क्या होगा? 5 कार्बन होंगी और 1 शुगर होगा। देखो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, रिंग के अंदर सिर्फ 5 कार्बन है ना? यस मैम। तो 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। 5 + 1 6 पाइरेनोज। डायरेक्ट स्ट्रक्चर याद करनी है आपको, इसको नाम रफ कर रही हूँ, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर बनाने में क्या करना है? कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। ये मेरे पास लेट सपोज कार्बन नंबर 1 है। अच्छा CHO को कैसे लिख सकते हैं हम? C double bond O single bond H। किसी को कोई डाउट इस वाली चीज में है ना? अभी क्या होता है ना, इसका ये बॉन्ड ब्रेक कराया जाता है यहाँ पे, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, पूरा मैकेनिज्म होता है इसका। तो बॉन्ड ब्रेक कराने के बाद ये वाली ऑक्सीजन ही ये वाली ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे फ्री हुई ना, ये रिंग में यही वाली ऑक्सीजन आई है। ये ऑक्सीजन जाके इस वाली मतलब फर्स्ट कार्बन कौन सी वाली कार्बन से लिंक कर रही है? 5th कार्बन से लिंक कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये मेरी फर्स्ट कार्बन हुई और ये 5th कार्बन हुई होगी ना? यस मैम। ये फर्स्ट कार्बन, ये 5th कार्बन। फर्स्ट कार्बन के ऊपर कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? C और सिर्फ H। और यहाँ पे देखो ऐसे बना लो इसको, 5th कार्बन वाली, 5th कार्बन पे क्या है हमारा अटैच? ये 5th कार्बन है। 5th कार्बन पे एक साइड OH है, एक साइड CH2OH है, तो मैंने CH2OH एंड OH। दिस वन कार्बन, इसमें आपका HOH, ये वाला कार्बन HOH, एंड ये वाला कार्बन पे क्या आएगा? HOH, एंड दिस इज अगेन HOH। मैम स्क्रीन ब्लर से दिख रही है बेटा, ब्लर कैसे दिख रही है? मेरे साइड तो मैम जो फर्स्ट कार्बन लिखा है उसमें अपोजिट हो जाए ना, OH नीचे आएगा H ऊपर। कौन सी वाली में? वो डिपेंड करेगा, अल्फा ग्लूकोज बना रही हो बीटा ग्लूकोज बना रही हो, अल्फा बीटा पे। ओके। यहाँ पे हमने देखो बीटा है ना, ये वाला बीटा है, इसको अल्फा बनाना है, अल्फा बना दो, ऊपर H कर दो, नीचे OH। अब देखो 1 2 3 थर्ड वाली पोजीशन में कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है सिर्फ,
है नहीं है, बाकी सब सेम है। तो ये मेरे पास बन गई रिंग स्ट्रक्चर। बनाने के लिए नहीं आएगी, अगर आपको ये लग रहा है मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट सी लग रही है, बनाने के लिए बिल्कुल नहीं आएगी, सिर्फ बता रही हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें, ताकि आप लोगों को जो थोड़ा सा फियर है ना वो कम हो जाए। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कीटोन की ऐसे बनती है। कितनी कार्बन है, कितनी ऑक्सीजन है? 5 कार्बन फोर और फोर पांच कार्बन और एक कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन 4 कार्बन है कार्बन है। और एक ऑक्सीजन है, ऐसे स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते थे, पायरेनोज। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूरानोज। पायरेनोज एंड फ्यूरानोज, याद रखना है। हम 4 कार्बन स्ट्रक्चर में तो 6 कार्बन है। स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, एक CH2OH यहाँ आ जाएगा, एक CH2OH यहाँ आ जाएगा, तो 4 कार्बन तो रिंग के अंदर है और 2 कार्बन ये रही। ठीक है, बाकी 11th वाले बच्चे, अच्छा 11th क्लास वाले कौन कौन है, एक बार हैंड रेज करके बताना कितने बच्चे आए। कल की क्लास में तो सबने बोला था मैम आएंगे हम लोग। हाँ हर्षित, हर्षित के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था कि मैम मैं तो सो के ही नहीं उठता हूँ, मैं कैसे आऊंगा सुबह में। 32 बच्चे आए, और कल की क्लास में कितने बच्चे थे, 50 बच्चे थे। मैम आज भी थे, कम हो गए कल। चलो कोई नहीं, 33 बच्चे भी हैं, बाकी लोग रिकॉर्डिंग से काम चला लेंगे। मैम मेरे से सुबह सुबह तनिष्का आदत डालनी पड़ेगी बेटा, सुबह में सबसे ज्यादा माइंड फ्रेश रहता है। यस बेटा सुबह में आदत डाल लो, अगर आप लोगों को सुबह में पढ़ने की आदत नहीं है तो। चलो तो ये तो देखो ग्लूकोज के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को पता चल गया। अब ग्लूकोज में ना 2 फॉर्म्स होती हैं, आप बहुत पढ़ते हो, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। सब यूनिट्स में याद करते हो नहीं करते हो उसको, अल्फा बीटा? वैसे तो डायरेक्टली भी याद कर लोगे तब भी काम चल जाएगा। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है? हाँ हाँ बेटा हैंड डाउन कर लो, दर्द हो जाएगा। बताओ, अल्फा फॉर्म्स एंड बीटा फॉर्म्स क्या होती है? विशाखा, हाँ विशाखा ने बोला था मैम 4-4 अलार्म लगाने पड़ेंगे। तो बेटा सिंपल है, अल्फा फॉर्म होगी उसमें जो OH ग्रुप होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और बीटा फॉर्म में OH अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सिर्फ याद रखना, जैसे कि स्ट्रक्चर बना लो, और कौन सी पोजीशन पे, C1 कार्बन पे। C1 कार्बन पे मैंने OH ऊपर बना दिया, नीचे H बना दिया, इधर H ऊपर बना दिया, इधर OH, तो इधर OH ऊपर है तो दिस इज बीटा फॉर्म, इधर OH नीचे है तो ये अल्फा अल्फा फॉर्म है। और बाकी सब सेम रखना, H OH OH H, याद कर लो इसको तो। अब H OH CH2OH एंड OH बनाना जरा इसको जल्दी जल्दी से सबके सब। बना फटाफट से, फिर आप लोगों से स्ट्रक्चर्स बनाओगे। मैम ये CH2OH के नीचे वाले में OH नीचे क्यों है, ऊपर नहीं होगा? इसमें हमेशा OH नीचे ही रहता है, CH2OH ऊपर रहता है, बिकॉज CH2OH बिग ग्रुप है ना। वो मैम उसके नेक्स्ट वाले में, उसे नेक्स्ट वाले में कहाँ पे? मैम उसके नीचे अच्छा इसमें OH नीचे क्यों है?
यस मैम। इसमें OH नीचे ही रहेगा, क्योंकि आप देखो ना हमारा कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ कौन सी पोजीशन पे चेंज रहता है, थर्ड कार्बन पे पोजीशन चेंज रहता है ना सिर्फ। तो थर्ड कार्बन वाले में हमेशा OH ऊपर रहेगा, क्योंकि थर्ड कार्बन वाले में हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं OH। लेफ्ट वाला जो होता है वो हमेशा ऊपर जाता है, राइट वाला हमेशा नीचे आता है। मैम मैम ये जो कीटोन ग्रुप वाला है इसके अंदर 4 कार्बन होने चाहिए थे ना, कौन से वाले में ये अल्फा वाले। बेटा? अल्फा और बीटा दोनों मैंने ग्लूकोज की बनाई है, दोनों ग्लूकोज की बनाई है। अगर मैं फ्रक्टोज की बनाती तब 4 कार्बन आती। ओके मैम बीटा वाला बॉन्ड है क्या? नहीं, अरे मैंने बहुत रफली बना दी बेटा, डबल वबल कहीं नहीं है। रुको सुंदर सा बनाती हूँ। इधर डाउनवर्ड है ना, तो इधर डाउनवर्ड ही बना। ठीक है, इधर OH ऊपर, नीचे H, H OH OH H। देखो जरा, दिस इज डाउनवर्ड है तो अल्फा फॉर्म, अपवर्ड है तो बीटा फॉर्म। दोनों किसकी? ग्लूकोज की। तो इसको मैं अल्फा ग्लूकोज बोलूंगी और इसको बीटा ग्लूकोज बोलूंगी। कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3, थर्ड वाली में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है। 1 2 3 थर्ड वाली में OH ऊपर है, बाकी सब का OH नीचे। एक सेकेंड उल्टा बना दिया मैंने। CH2H ऊपर आएगा ना? यस मैम। यस मैम। लगा दिया। CH2OH, देन नीचे OH आएगा या H आएगा? मैम OH। OH। Husnawaz, any doubt? Yes, Pooja? हाँ बेटा, कोई डाउट है क्या? चलो, अगर डाउट नहीं है ना मैम, हम आगे की रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना। बट मैम एक बार डिफरेंस बता दो अल्फा और बीटा में क्या है? अल्फा में आप देख रहे हो ना, OH नीचे की साइड है और इधर OH ऊपर की साइड है। अल्फा ये फॉर्म difference है। OH, हाँ बस इतना सही तो डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। बेटा आई गेस यहाँ पे OH नहीं H आना चाहिए ना? मैम लास्ट वाली स्लाइड में आपने OH लिखा था। क्योंकि एक बार ऑक्सीजन काउंट करना, टोटल कितने थे? C6H12O6 ऑक्सीजन थे। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन थोड़े ना है। हाँ बेटा, शाम से पहले अपलोड करा दूंगी। मैंने गलत लिख दिया था ना? हाँ देखो, OH नहीं H आएगा, दिस इज H। सही कर लो इसको। क्योंकि ऑक्सीजन काउंट करके देखो ना एक बार। अब मेरे को ना एक बार लेक्टोज की, अच्छा लेक्टोज के मोनोमर्स क्या होता है? लेक्टोज इज अ डाई ग्लिसराइड ना, या डाइसैकेराइड? डाइग्लिसराइड या डाइसैकेराइड, पहले बताओ। डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। इसकी सब यूनिट्स क्या है? दो सब यूनिट से मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इस चीज पे हद से ज्यादा क्वेश्चन आता है।
सब यूनिट्स पे, लैक्टोज की सब यूनिट बताओ, सुक्रोज की सब यूनिट बताओ, माल्टोज की सब यूनिट्स बताओ। सिर्फ सब यूनिट्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को चेक करने के लिए कि आप लोगों को समझ में आया नहीं है, सिर्फ लैक्टोज की स्ट्रक्चर बता रही हूँ, बाकी सबकी डायरेक्ट बताऊंगी। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इसके पास जो ग्लूकोज होता है ना वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है और गैलेक्टोज होता है बीटा डी ग्लूकोज। अब इनके दोनों के बीच में मेरे को क्या एक लिंक बना के दिखा सकते हो आप? लिंक अल्फा वाले का OH किधर बना देना, डाउनवर्ड, But है ना, और बीटा वाले का ऊपर बना देना। तो पहले मैं यहाँ पे ग्लूकोज का बना रही हूँ, देखो अपवर्ड OH, नीचे H, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे गैलेक्टोज। तो ये है मेरे पास यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आया, दिस इज गैलेक्टोज, ठीक है। और अब ग्लूकोज लिखना है, ग्लूकोज का OH किधर होता है, डाउनवर्ड ना, डाउनवर्ड अल्फा में okay, ma'am. HOH, ठीक है। ये इधर साइड से लिंक करेगा, इधर OH किधर होता है, नीचे फर्स्ट वाली, लेट्स सपोज ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन में OH ऊपर होता है नीचे होता है, नीचे होता है। होता है ना, यहाँ पे ऊपर होता है OH। तो अब इसका OH दोनों लिंक कर रहे हैं आपस में, लिंकेज बनेगा नहीं बनेगा, यस मैम। H2O रिमूव हो जाएगा यहाँ से, इनका बॉन्ड बन H2O हटा दो, तो इनके बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, बन गया लिंक। नीचे वाले के साथ बनेगा ना। हाँ, इधर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ। अभी कार्बन 1 ले लो, 4 ले लो, बात एक ही है। मैम खुशबू मैम ने कहा था कि ये 12th में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। हाँ, ये सारा 12th में पढ़ोगे आप लोग। तो ये लिंकेज कैसा हुआ, लिंकेज का नाम बताओ। मैम ये तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन लिया, यहाँ पे 4 कार्बन लिया, दैट्स व्हाई विल कॉल इट 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके मैम। ठीक है। और इससे ज्यादा आप लोग डिटेल में मत जाना, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा चीजें ताकि याद रहे आप लोगों के माइंड में, इसलिए मैंने बताया। बाकी और आप लोगों को नहीं करना है इसमें, स्ट्रक्चर्स तो आएंगी ही नहीं। अगर हद से हद आ गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आपसे पूछ लेंगे, बनवाएंगे कभी नहीं। चलो फिर अब एनसीईआरटी पे आ जाओ। अब एनसीईआरटी में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था एक्सपेरिमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास ये बोलता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स क्या होता है, अमाइनो एसिड के कल बताया था, एक अमाइनो ग्रुप होता है और एसिडिक ग्रुप होता है। कार्बन एक अमाइनो ग्रुप मतलब NH2, एसिड ग्रुप COH, और एक हमेशा हाइड्रोजन होगा और एक यहाँ पे R ग्रुप होगा। जैसे जैसे हम इस R ग्रुप को चेंज करते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? एनी डाउट बच्चों? मैम मैम अभी आपने लैक्टोज के मोनोमर्स लिखवाए, वो तो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज होता है ना? अल्फा डी ग्लूकोज होता है बेटा, बीटा डी मैम बीटा डी ग्लूकोज होता है। अगर हमने उसको बीटा बनवा दिया तो बीटा बनवाने में तो OH ऊपर की साइड चला जाएगा, फिर लिंक कैसे कराओगे? मैम हमारे नोट्स में भी था और हमने सर्च भी किया अभी, उसमें दोनों में बीटा दिखा रहा है। चेक करना पड़ेगा फिर मुझे, क्योंकि मुझे अल्फा ही याद है। चेक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी फिर। ये ऐसे ही तो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनता है ना जिसमें मैंने बनाया है, यस मैम यही होता है। क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के साथ बना रही हूँ फर्स्ट टाइम, मैंने इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाया कभी भी बायोमोलिक्यूल्स। मैम जो अभी 12th का बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में है ना, उसमें भी यही ऐसे ही बना है। गुंजन नो वरीज, एक बार मैं चेक कर लूंगी, ठीक है? आपको फिर पर्सनली बता दूंगी। समझ आया? अमाइनो एसिड क्या होता है? अमाइनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप होता है।
जैसे जैसे इस R ग्रुप को चेंज करते चले जाएंगे हमारे पास नए नए टाइप के अमाइनो एसिड्स बनते आएंगे, यस मैम। आएंगे। अब अमाइनो एसिड्स में दो टाइप के अमाइनो एसिड्स होता है, असेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। इस ट्रिक को याद कर लो, असेंशियल अमाइनो एसिड याद कर लो, बाकी नॉन असेंशियल खुद से याद हो जाएंगे। एसेंशियल में क्या है, फिनाइलैलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, वेलिन। कितने हुए काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20 अमाइनो एसिड होते हैं। 20 में से 10 असेंशियल होते हैं और 10 नॉन असेंशियल होते हैं। तो असेंशियल वाले याद करो, फिनाइलैलेनिन को याद रखना है फाइनली। हिस्टिडीन, हिस्ट्री में अर्जुन, फाइनली इन हिस्ट्री अर्जुन ट्राई टू मीट ल्यूसी, फाइनली हिस्ट्री में अर्जुन ट्राई टू मीट ल्यूसी 3 से 9 टाइम्स। कब, ऑन वैलेंटाइंस डे। एक बार पढ़ के देखो, कुछ से समझ आएगा। फाइनली हिस्ट्री में अर्जुन ट्राई टू मीट ल्यूसी 3 to 9 टाइम्स ऑन वैलेंटाइन। फाइनली देखो, फाइनली फिनाइलैलेनिन, हिस्ट्री हिस्टिडीन, अर्जुन आर्जिनिन, ट्राई टू ट्रिप्टोफैन, मीट मेथियोनिन, ल्यूसी जितने भी एल वाले हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, वो सब ल्यूसीन आ जाएंगे। 3 to 9 थ्रियोनिन, थ्रियोनिन 3 to 9 सेम सेम लग रहा है ना बोलने में। यस वैलेंटाइन, वेलिन। इस वाले ट्रिक को लिख लो, बहुत आगे तक काम आएगी ये ट्रिक आप लोगों को, जल्दी से नोट करो। वैलेंटाइन मीन्स वेलिन बेटा। बैलिन। हो गया सबका। यस मैम। चलो, फिर अब जो क्वेश्चन एक आता है ना, वो ज्विटर आयन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ज्विटर आयन को ध्यान से समझना। मैंने अभी सिंपल अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर ये बताई थी, COH एंड NH2, ठीक है। तो NH2 क्या है, एक बेसिक ग्रुप है और ये एक एसिडिक ग्रुप है। एसिड की अंदर कैपेबिलिटी होती है कि इट कैन लूज हाइड्रोजन या फिर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यस मैम। मैम लूज करना। यूज करता है। तो ये एसिड क्या करता है ना, अपना H पॉजिटिव निकाल के किसको दे देता है, NH2 को। NH2 को दे देता है। और NH2 का ऑलरेडी वैलेंसी पूरी है, तो NH2 की वजह क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। और एक एक्स्ट्रा वैलेंसी आ गई तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ से निकल के गई तो इसके ऊपर नेगेटिव। तो इस ज्विटर आयन की फॉर्म में, मतलब ये ना प्रोसेस चलता रहता है इनके अंदर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइप से। देखो क्या किया, यहाँ से इसने हाइड्रोजन को लॉस किया और लॉस करने के बाद ये कहाँ पे आ गया, NH3 के, और ये फिर इक्विलिब्रियम में रहता है। इसी को बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म, जिसमें ज्विटर आयनिक फॉर्म वो फॉर्म होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही स्ट्रक्चर में होते हैं। क्लियर। मैम ये सारे अमाइनो एसिड में होगी। ये सब अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है। एसिड दोगे तो क्या, कैसे रिएक्ट करेगा, बेस दोगे तो कैसे रिएक्ट करेगा, इस वजह से होती है ये। आपको ये स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, पूछ लेंगे कैसी फॉर्म है, मतलब ये वाली। इसमें ना देखो मैंने बताया ज्विटर आयनिक फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों में आता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में रह जाता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रह जाता है चार्ज। यहाँ पे इसने सिर्फ हाइड्रोजन को लॉस किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे इसने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो सिर्फ पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर यही वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के इसको दे रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम स्ट्रक्चर में आ गए। डन। यस मैम। चलो
अब जैसे मैंने आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बताए ना, इसके अलावा हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होता है ना, वो टाइप्स होता है कि अगर मेरे पास एग्जांपल ले लो, कोई एक अमाइनो एसिड है CH NH2, मतलब NH लिख लो, NH, एग्जाम्पल देके बता रही हूँ सिर्फ अभी। तो यहाँ पे मेरे पास एक एसिडिक ग्रुप है और 2 बेसिक ग्रुप है, तो इस अमाइनो एसिड का नेचर कैसे हो जाएगा? बेसिक नेचर। तो हम इसको बेसिक अमाइनो एसिड बोल सकते हैं ना। यस मैम। और अगर मैं इसके अंदर 2 COH करा दूं, एक NH हटा दूं, तो तब मैं इसको क्या बोलूंगी? एसिडिक अमाइनो एसिड। ठीक है। और अगर 2 ही एसिडिक ग्रुप लगा दूं, 2 ही बेसिक ग्रुप लगा दूं, तब न्यूट्रल। मैम NH के साथ NH लगाए मैम, वो तो R की जगह लगता है ना, कोई भी बेसिक या एसिडिक आर की जगह लगता है, वो आर की जगह ग्रुप लग जाए, जैसे CH NH2 लग जाए यहाँ पे, या फिर CH COH लग जाए, इस वजह, मतलब पूरी स्ट्रक्चर में आपको काउंट करना होता है कि कितने बेसिक अमाइनो एसिड है, कितने, मतलब कितना बेसिक वाला पार्ट है, कितना एसिडिक वाला पार्ट है। और अगर मैंने इस आर की जगह पे कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। यस मैम। यस मैम। सुहानी, समझ आ रहा है? तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि हमारे पास एसिडिक अमाइनो, जिसके नाम के पीछे एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक वाला कौन सा है हमारे पास? लाइसिन। न्यूट्रल वाला कौन सा है? वेलिन। हाईलाइट कर लेना इनको सबके सब, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और एरोमेटिक वाला हमारे पास कौन सा है? टाइरोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ग्लूटामिक एसिड, बेसिक लाइसिन, न्यूट्रल वेलिन, और एरोमेटिक में टाइरोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ऑल डन? यस मैम। यस मैम। तो ये तो हुआ अमाइनो एसिड की कहानी। अमाइनो एसिड्स को ही ज्वाइन करा के क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब इन्होंने सीक्वेंस बिगाड़ी हुई है इस चैप्टर की। लिपिड के बाद इनको प्रोटीन देना चाहिए, मतलब अमाइनो एसिड के बाद इनको क्या देना चाहिए था? यहाँ पे प्रोटीन देना चाहिए था, तो हम प्रोटीन देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या इस फॉर्म में दिया है कि पहले सारे माइक्रोमोलिक्यूल दे दिया, फिर मैक्रो वाले दे दिए। आ जाओ प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स में क्या होता है? प्रोटीन्स किससे बनता है? अभी जो हमने अमाइनो एसिड बनवाए, उन्हीं अमाइनो एसिड के बीच में लिंकेज करा दो। कैसे लिंकेज कराओगे? वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। इस NH2 को ओपन करके लिख ले। यस। यहाँ से OH जाएगा CO का, या फिर सिर्फ H जाएगा? OH जाएगा। OH जाएगा। और इधर से H। तो अब मेरे पास ये क्या लिंकेज बन गया? अब ये मेरे पास बन के आ गया CONH, और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज। This CONH bond is known as पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड। समझ आया सबको कैसे प्रोटीन बनता है? ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड। एक और अमाइनो एसिड इसके पास में आ जाएगा इधर, फिर वो इसके साथ CONH, मतलब ये हट जाएगा, CONH बना लेगा। फिर दूसरा आएगा वो CONH। तो इसे एक लॉन्ग चेन बन जाती है ना जब अमाइनो एसिड की, उस लॉन्ग चेन को ही हम बोलते हैं प्रोटीन। दैट लॉन्ग चेन इज नोन एज प्रोटीन। मैम कितने बजे तक क्लास चलेगी? बेटा जब तक पढ़ने का मन करेगा तब तक पढ़ते रहेंगे। थक गए हो क्या अभी से? आप लोगों को तो सब सुनना पड़ता है। जाना था ना। तो जब जाना होगा ना, तो आगे का रिकॉर्डिंग देख लेना फिर आप, अगर फिक्स नहीं है तो बट मान के चलो अराउंड 11 बजे तक तो क्लास चलेगी। अगर कहीं टाइम फिक्स नहीं है तो 11 बजे चले जाना। मैम टोटल कितने अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते? बेटा कितने भी हो सकते हैं हर्षित। मैम ये नंबर करता है। नंबर फिक्स नहीं होता, ये कितनी भी बड़ी प्रोटीन चेन हो सकती है।
कोई मैक्सिमम नंबर नहीं है, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। देखो, तो प्रोटीन इसीलिए क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये, लीनियर चेन होती है जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड लिंक होते हैं किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तनिष्का है क्लास में? यस सुहानी कहाँ गई क्लास से? और बाकी 11th वाले बच्चे ध्यान से समझ लो अभी चैप्टर। फिर ऑफलाइन टेस्ट में मत बोलना मैम हमने नहीं पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स। हर एक प्रोटीन पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का, तो हमारे पास सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन जो होता है वो हमेशा हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर का मतलब है जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का अमाइनो एसिड से पूरा प्रोटीन बना देंगे, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोटीन होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है होमोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का मतलब होता है एक ही यूनिट से पूरी चेन बनी हुई, कि एलेनिन 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 करके ऐसे बहुत सारे एलेनिन को ज्वाइन करा दिया तो होमोपॉलीमर होगा। लेकिन मैंने एक एलेनिन अमाइनो एसिड ले लिया, एक सिस्टीन, प्रोलीन, ये अलग अलग अमाइनो एसिड ले लिए, इनको ज्वाइन करा के प्रोटीन बनाया, तो हेट्रोपॉलीमर बनेगा ना। यस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन आता है। होमोपॉलीमर में बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर्स होंगे जो n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होंगे। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है। बाकी इसकी आगे वाली चीजें पढ़ो नहीं पढ़ो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। टेबल याद हो गई होगी सबको? यस थोड़ी थोड़ी। यस मैम। अब ये वाला पैराग्राफ हाईलाइट कर लो अपने एनसीईआरटी में। यहां से एक क्वेश्चन 100% आता है, मिस ही नहीं करते इस वाले पार्ट को। तो बाकी कोलेजन वाला तो बहुत बार रिपीट हुआ है पीवाई बहुत बार रिपीट दो क्वेश्चन बनते हैं, हम दो में से एक आता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन इज कोलेजन। इंटरसेल्युलर कनेक्शन में हेल्प करता है। और मैम एनिमल में तो मैम रूबिस्को है ना। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर, बेटा बायोस्फीयर है एनिमल वर्ल्ड। बायोस्फीयर में मैम कोलेजन है। उल्टा पढ़ रहे हो आप, रूबिस्को है होल बायोस्फीयर में। सॉरी मैम सॉरी। रूबिस्को पढ़ा है ना तनिष्का? सामने यस मैम, यस साइमा प्लांट वाले में। याद होगा। दो डुअल प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बोक्सिलेज वाली भी और ऑक्सीजनेज वाली भी। अगर ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता है तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, वेस्टफुल प्रोसेस हो जाता है। यस तो याद रहेगा एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन और होल बायोस्फीयर में रूबिस्को। बहुत क्वेश्चन मिलेगा इस वाली चीज पे आप लोगों को। तो ये प्रोटीन के बारे में देखा। अब इन्होंने प्रोटीन के बाद पॉलीसेकेराइड दे दिया है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर बाद में दिया है, तो हम पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे क्या क्या प्रोटीन की क्या स्ट्रक्चर होती है। तो प्रोटीन हमने देख लिया, प्रोटीन क्या है, एक हेट्रोपॉलीमर है, बहुत सारे अमाइनो एसिड से ज्वाइन होके बनता है। प्रोटीन की अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सबसे पहले आती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड की लीनियर चेन होती है, स्ट्रेट चेन। उस स्ट्रेट चेन में क्या होता है, हमेशा लेफ्ट एंड पे क्या होगा, जैसे ये एक लीनियर चेन है, ये लेफ्ट एंड है, तो लेफ्ट एंड पे हमेशा एक अमाइनो एसिड होना चाहिए। और राइट एंड पे मैम एक टर्मिनल अमाइनो एसिड है। ये भी अमाइनो एसिड ही होगा, यस मैम। है ना। तो यहाँ पे इसीलिए हम बोल देते हैं कि आपका क्या है, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड और राइट एंड क्या बता रहा है इसका, लास्ट अमाइनो एसिड। तो जो सबसे पहला अमाइनो एसिड है ना, जहां से स्टार्ट हुआ है, इसको बोल देते हैं हम एन टर्मिनल, और लास्ट वाले को हम बोल देते हैं सी टर्मिनल। क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे NH2 वाला ग्रुप फ्री होता है और इधर वाली साइड पे आपका COH वाला ग्रुप फ्री होता है, इसलिए इसको सी टर्मिनल बोलता है, इसको एन टर्मिनल बोलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, एन टर्मिनल सी टर्मिनल किधर होता है, एन टर्मिनल लेफ्ट साइड में, सी टर्मिनल राइट साइड में। ठीक है, अभी मेरे पास स्ट्रेट चेन थी, अब मैंने इस स्ट्रेट चेन को ऐसे करा दिया, फोल्डिंग फोल्डिंग करा दिया, तो कैसे बन रहा है, हेलिक्स बन रहा है ना। यस मैम। तो हमारे पास अब अल्फा मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर से नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन के आएगी कौन सी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन के आएगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेलिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है।
तो दो स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी में, एक अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा हेलिक्स होता है। Yes, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड। एग्जैक्टली, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और एक होती है बीटा प्लीटेड। प्लीटेड का मतलब होता है प्लेट लाइक में, एक चेन ये और एक चेन ये, दूसरी चेन ये, इनके बीच में ऐसे बॉन्डिंग आ जाती है, बने ना प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर, उस लीनियर के अंदर फोल्डिंग करा दिया हेलिक्स की फॉर्म में, तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया। उसको प्लेट की फॉर्म में अरेंज कर दिया तो बीटा प्लेटेड बन गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर आती है मेरे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर। कैसे कराया, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर और ज्यादा फोल्डिंग्स करा दिया, ताकि एक वुलन होता है ना, वुलन, जैसे एक वुलन देखो ना सर्दियों में मम्मियां बुनती रहती है उनसे, तो अगर वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है बिल्कुल, तो वो क्या है हमारे पास, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। उसको आपने फिंगर के ऊपर ऐसे फोल्ड कराना शुरू कर दिया, वो अल्फा हेलिक्स आ गया। ठीक है, बीटा प्लेटेड उसमें थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा बताना, लेकिन आपने इसको गोला बना दिया जब, बहुत सारी स्ट्रक्चर के राउंड करके बॉल, वो कैसी बन गई हमारी, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गई। 3 डायमेंशनल व्यू हमें उसमें दिखाई देता है। और जितने भी प्रोटीन्स है ना, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। वो कौन सी स्ट्रक्चर में रहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाते टाइम, टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसके ऊपर इसको हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो जल्दी से। जितनी चीजों पे मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी 11th वालों से कि मैंने पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं, क्योंकि रिवीजन करते टाइम चाहे पूरे चैप्टर पे ध्यान देना मत देना, इन वाले पार्ट्स पे ध्यान देना सर। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटीन की सबसे ज्यादा किस फॉर्म में देखी जाती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखी जाती है। ठीक है, फिर टर्शियरी के बाद आती है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, यहाँ पे हमने वुलन बॉल बनाया, उसको स्फेयर की फॉर्म में अगर हमने ले आए, या फिर एक क्यूब की फॉर्म में अगर हम ले आए हैं उसको, तब उसको बोल देंगे क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल होता है हीमोग्लोबिन, जैसे होता है हमारा, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। डायग्राम्स में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ए में क्या दिखाया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और बी में हमारे पास दिया हुआ है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये वुलन बॉल टाइप्स। अल्फा और बीटा दोनों यूनिट्स मिलके बनाते हैं ना उसे। हाँ, अल्फा बीटा दोनों, एन चेन और सी चेन। एन हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड में, और सी चेन हमेशा राइट वाला एंड होता है। ठीक है, या ऊपर वाले स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया हुआ है, ये आपका अल्फा हेलिक्स, इन्होंने इस स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है कि यहाँ पे अमीनो एसिड, और ये बीच में देखो CONH बॉन्ड। ये वाला अमीनो एसिड कौन सा अमीनो एसिड होगा, एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा। तो ऐसे आपके अमीनो एसिड्स इन्होंने दिखाया हुआ है। क्वाटरनरी में याद रखना है हीमोग्लोबिन आप लोगों को, और मोस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया जाता है। ये रहा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 यूनिट होती है ना, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन, तो 2 अल्फा हेलिक्स वाली होती है और 2 बीटा प्लेटेड वाली, जिनको ज्वाइन करा के हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। डन? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। तो अब तक देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन देखा था कि माइक्रोस किसको बोलेंगे और मैक्रो किसको बोलेंगे, ये देखा हमने। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड कायरल कार्बन होता है, बिकॉज चारों ग्रुप्स अलग अलग होता है ना अमाइनो एसिड में। 20 टाइप के अमाइनो एसिड होंगे, उसमें से 10 असेंशियल और नॉन असेंशियल। और नॉन असेंशियल कौन बताएगा? मैम Essential- एसेंशियल जो होता है ना मैम, वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, वो हमें बाहर से डाइटरी फॉर्म में लेना होता है। लेकिन जो नॉन एसेंशियल होता है वो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। एग्जैक्टली, एसेंशियल हमारे लिए वो चीज होती है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें उसको लेने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो चीज हमारे लिए एसेंशियल है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, हमें बाहर से डाइट में लेने पड़ते हैं। और नॉन एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये हमने अमाइनो एसिड देखा। अमाइनो एसिड आपस में लिंक होके CONH पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। फिर वही प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रेट चेन होगी, एन टर्मिनल सी टर्मिनल होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा प्लेटेड होगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर में मोस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा, 3D डायमेंशनल व्यू आता है, उसके अंदर आपका वुलन बॉल के जैसे दिखाई देता है।
फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में और ज्यादा फोल्डिंग करा देंगे, क्यूब की फॉर्म में दिखने लग जाएगा वो हमको, और उसका एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन। सिर्फ इतनी चीजें हमने अब तक याद की हैं। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड इज कोलेजन, और होल बायोस्फीयर में रूबिस्टिन। यहीं से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितना अब तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। चलो, अब इतना समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं जरा डीएनए वाले पार्ट पे। यस मैम। तो जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए की फुल फॉर्म हमें पता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 चीजों से मिलके ये बना होता है। द फर्स्ट वन वी हैव डीऑक्सी राइबोज शुगर, और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर पता है पेंटोज शुगर होती है। अब आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो ना, पेंटोज 5 कार्बन वाली। पेंटोज होती है, हेक्सोज होती है? मैम पेंटोज होती है। और मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया कैसे बनाया? मैम इसमें तो अभी 4 ही कार्बन है ना। तो इसको पेंटोज 5 कार्बन के में कैसे करेंगे? मैम 4th कार्बन पे एक और कार्बन जुड़ जाएगा, है ना 2H। कितने कार्बन हुआ अभी? मानवी कितना लेट क्लास में आए हो बेटा। बहुत सारी चीजें हमने, मतलब 50% चैप्टर तो हमने कर ही लिया है फिनिश। अब आप क्लास में आ रहे हो, बताओ भाई जल्दी से। मैम अब तो 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन है ना। अब मैम अब सही है, 5 है। कुछ ऊपर लगाऊं या नीचे लगाऊं? कहीं लगा लो, क्या ही फर्क पड़ता है। सिर्फ हमें ये दिखाना है, जो सेकंड वाली कार्बन है ना, इस सेकंड वाली कार्बन में से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर मतलब डीऑक्सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कहां से? सेकंड पोजीशन से। सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को हटा के एक राइबोज शुगर बनवाया जाता है। सेकंड कंपोनेंट क्या होता है डीएनए के अंदर? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के हो सकते हैं, प्यूरीन हो सकते हैं, पायरिमिडीन हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखना, प्यूरीन शॉर्ट ट्रिक से याद रखना, पूजा PUGA, ICUT कट, आई कट। ठीक है, G4 गुआनिन, गुआनिन, A4 एडेनिन, एडेनिन। यहाँ पे C4 देखो, PU मतलब यहाँ पे प्यूरीन, का मतलब है पायरिमिडीन, C4 साइटोसिन, साइटोसिन, यूरासिल, यूरासिल, P4 थाइमीन। आ गया समझ में? अनुष्वा समझ आ रहा है? यस मैम। चलो, तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। फिर हमारे पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये होता है 3 चीजों से मिलके बना होता है हमारा डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ पोली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के और हो सकता है। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, जो मैं कल समझा रही थी ना तनिष्का, समझ नहीं आ रहा था। एक न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, एक न्यूक्लियोसाइड हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 चीजें होंगी इसके अंदर, शुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस होगा और फॉस्फेट। बट न्यूक्लियोसाइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस होती है। बेटा न्यूक्लिक एसिड हाशिए डीएनए और आरएनए दोनों को बोल सकते हैं हम। न्यूक्लिक एसिड एक ग्रुप है जिसके अंदर हमारे डीएनए और आरएनए आते हैं, जिसमें डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है।
न्यूक्लिक एसिड एक ग्रुप वाला मॉलिक्यूल जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहती है, उसके एग्जांपल्स भी डीएनए आरएनए, और डीएनए न्यूक्लियोटाइड है। ये बताओ, यहां तक समझ में आया? तीनों चीजें याद रहेंगी अब आप लोगों को? यस मैम। डीएनए आता है और यूरेसिल में आरएनए आता है क्या? हाँ, वो वाला अभी बता रही हूँ। देखो, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, फुल फॉर्म तो हम लोगों को पता ही रहती है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मतलब यहाँ पे जो शुगर है ना, उसकी सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या होता है ना, डीएनए के अंदर आपका थाइमीन प्रेजेंट होता है, लेकिन आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट आ जाता है। और लिंकेज कैसा होता है? हमेशा एडेनिन थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन। और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बना के रखता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन। और आरएनए के अंदर एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यूरासिल के साथ और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सेम ग्वानिन के साथ। डन यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। कोई चीज बता देती हूँ आप लोगों को यहीं पे। प्यूरिन और पिरिमिडिन में प्यूरिन नाम छोटा है, काम बड़े हैं। मतलब इसकी जो रिंग होती है वो 9 मेंबर्ड रिंग होती है। नाम छोटा, काम बड़े। नाम बड़ा है, काम छोटे हैं, मतलब 6 मेंबर्ड। आइडेंटिफिकेशन वाले फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी जो एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर दी हुई है, आप लोगों को उन स्ट्रक्चर्स को याद कर लेना। सिर्फ स्ट्रक्चर दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा नाइट्रोजनस बेस है। हो गया? यस। चलो, तो हमने अपना नाइट्रोजनस, इन्होंने ये न्यूक्लिक एसिड वगैरह दिया हुआ है ना, इसका डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डबल हेलिक्स का मतलब जो डीएनए होता है ना, वो ऐसे होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, वो आपस में लिंक रहती है। एडेनिन 2 बॉन्ड थाइमिन, सी 3 बॉन्ड ग्वानिन। और डीएनए की बैकबोन किससे बनती है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ना। यस मैम। शुगर और फॉस्फेट मिलके डीएनए की बैकबोन बनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। डीएनए की बैकबोन किससे बनती है? शुगर और फॉस्फेट से बनती है। लिखा हुआ है इन्होंने, बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। मैम बैकबोन मतलब? हमारी बैकबोन हमें सपोर्ट देने का काम करती है, इनकी बैकबोन भी। क्योंकि आप खुद देखो ना, बैकबोन में मेरे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है। यही तो एक बैक मतलब एक होता ना, नींव रखना किसी चीज की। इनके बीच में बस लिंक कराने का काम है नाइट्रोजनस बेस का। तो ये तो बैकबोन हो गई ना भाई। अगर यही टूट गई तो नाइट्रोजनस बेसिस लिंक रह के क्या करेंगे? यस मैम। सीढ़ी होती है एक, तो सीढ़ी में 2 स्टिक कैसे होती है और उनके बीच में ऐसे रहती है। तो अगर ये वाली हमारी टूट गई तो बाकी वालों में क्या फर्क पड़ेगा? वो भी टूट जाएंगे, ये बीच वाले सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना? ये इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया, ये थाइमिन और एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, ये पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये देखा बैकबोन, ये शुगर और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप। ये डायनेमिक स्टेट वाला तो टॉपिक कट ही हो गया ना अब आप लोगों का। तो हमारा इतने वाला पार्ट डन हुआ। एक बार इसका ऊपर वाली चीज भी पढ़ लो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने कहाँ पढ़ा था? किसके अंदर होता है? शुगर्स के अंदर होता है ना। तो देखो ये बॉन्ड बताया हुआ उन्होंने, किसके बीच में कैसा लिंक होता है। प्रोटीन के अंदर कैसा लिंक होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है।
वो कैसे बनता है? COH और NH2 के बीच में लिंक से बनता है। वहां पे कौन से प्रोसेस से? डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर से। जबकि जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स हैं उसके अंदर क्या बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, वो भी डिहाइड्रेशन से बनता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर कैसे बनता है? न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। 3 लिंकेज याद रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और डीएनए की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है ना, ये 3, ये 5 प्राइम, तो यहाँ पे 3 प्राइम आ जाएगा, 5 प्राइम आ जाएगा, ऐसे होता है। 12th वाले बच्चों को तो याद रहता है, 11th वाले बच्चों को भी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज इतने क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके। 12th में जब आप आ जाओगे ना, सारी चीजें आपको डिटेल में खुद समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वहां पे आप इसमें केमिस्ट्री में भी पढ़ लोगे सारी चीजें, और बायो में तो आ ही जाती है आप लोगों को समझ। यस मैम। ये हो गया हमारा। अब हमारा बच गया है इसके अंदर लिपिड वाला पार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमने पढ़ लिया, न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया, इसको एक बार रीडिंग लगा लेना, इसकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। डीएनए, आरएनए, एडेनिन, गुआनिन क्या है? प्यूरिन है, और बाकी जो बच गए वो पिरिमिडीन है। कर लोगे ना आप तो इसको रीडिंग? प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है ना। और आपका काइटिन जो है वो किसके अंदर पा रहा है? आर्थ्रोपोडा की एक्सोस्केलेटन काइटिन की होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। ये तो पहले चैप्टर्स में हमने पढ़ा ही है। काइटिन का मोनोमर्स के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, उसको लिख लेना अलग से इंचैट के साइड में। काइटिन के मोनोमर होते हैं नाग एंड नाम। नाग का फुल फॉर्म N-एसिटाइल N-acetyl गैलेक्टोनिक ग्लूकोसामीन, लिख देती हूँ, N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और नाम की फुल फॉर्म N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये हुआ। इस वाले चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बन है, मेरे वाले शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों के पास नहीं है, मैं वो फिर से शेयर कर दूंगी। एक सीक्वेंस में सारी चीजें आप लोगों की रिकैप हो जाएंगी इसमें। मैम काइटिन जो होता है वो हेटेरोसेक्सुअल सेंड कर देना है। हाँ ठीक है, मैं शिवानी शेयर कर दूंगी। अनम बताओ। मैम काइटिन होमोसेक्राइड होता है? हेट्रो होता है, क्योंकि अब ये डिपेंड करेगा, या तो सिर्फ N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन से ही बना हुआ है तभी हम इसको होमोपॉलीमर बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन म्यूरामिक दोनों भी पाया जाता है। नाक और नाम 200 यूनिट्स होती है इसकी। सबसे ज्यादा अमाउंट में नाक से बना होता है ये, NAG से, N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है। सेलुलोज कहाँ पे होता है? प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। यस मैम। पॉलीसेक्राइड, ये वाला पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन, इसके ऊपर सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट कैसे लगाते हैं? उसमें पढ़ते हैं हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में। आयोडीन टेस्ट करता है ना आयोडीन टेस्ट। अगर आयोडीन के साथ डालेंगे कैसा कलर दिखाता है? ब्लू इन कलर दिखाता है। इसके ऊपर ऐसे मान लेना 90% क्वेश्चन आता है, बहुत बार जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं उनको पता है कि क्वेश्चन आया जाता है इस पे। अगर आपसे पूछ लिया राइस है मेरे पास, भाई राइस को मैंने किस में डाला? उसको आयोडीन सोल्यूशन में डाला, क्या राइस का कलर वो हो जाएगा, ब्लू इन कलर हो जाएगा? यस मैम हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों को पता है राइस के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च होता है। पोटैटो यस मैम हो जाएगा। स्टार्च होता है। होता है ना, बिकॉज उसके अंदर भी स्टार्च। यस मैम। तो ये वाली चीज याद रखनी है। फिर इन्होंने एक देखो, इसको जब पढ़ोगे आप लोग अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पॉलीसेक्राइड सारे के सारे एसिड इनसॉल्युबल्स थे, क्योंकि पॉलीसेक्राइड किस में आते थे? मैक्रो में ना। यस मैम। ये सारे एसिड इनसॉल्युबल हैं। पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है? एक लॉन्ग चेन होती है शुगर्स की, बहुत सारे मोनोसेक्राइड आपस में ज्वाइन होते हैं तभी तो पॉलीसेक्राइड बनता है ना। यस मैम। ओलिगो में 2 से 10 यूनिट थी और उससे ज्यादा वाला सारा पॉलीसेक्राइड। तो इसका एग्जांपल पॉलीसेक्राइड का सेल्यूलोज। पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली एक ही टाइप की मोनोसेक्राइड से मिलके बना है, विच इज योर ग्लूकोज।
पूरा सेल्यूलोज सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स को आपस में ज्वाइन करा करा के तब आपका सेल्यूलोज का फॉर्मेशन हुआ है। तो सेल्यूलोज क्या हुआ, एक होमोपॉलीमर हुआ या नहीं हुआ? यस मैम। अब सेल्यूलोज की जो स्ट्रक्चर है, इसके बीच में जो लिंकेज वगैरह है, वो सब आप लोग कहाँ पे पढ़ोगे? जब आप लोग 12th क्लास में आपको जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पे आप पढ़ लेना। इसके अंदर लिंकेज लिखना चाहो, लिंकेज लिख लो। इसका लिंकेज होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है, सेल्यूलोज के अंदर होमोपॉलीमर होता है। सारे बीटा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है, सारी बीटा डी ग्लूकोज से मिलके ये आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। 1,4 का मतलब क्या होता है? एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज की फोर्थ कार्बन से अटैच है। एक का फर्स्ट कार्बन, एक का फोर्थ कार्बन। ठीक है। स्टार्च क्या होता है? स्टोरेज हाउस है प्लांट के अंदर। जैसे सेल्यूलोज है, सेल वॉल बनाता है, ऐसे स्टार्च क्या करता है? फूड को स्टोर करके रखता है ना प्लांट्स के अंदर। यस मैम। और हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना। तो ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च 2 यूनिट से मिलके बनता है। देखो ये रही आपकी पूरी टेबल। इस वाली टेबल को आप लिख लेना जिसने नहीं लिखा होगा। स्टार्च जो होता है वो सारी अल्फा शुगर से मिलके बनता है, और वो अल्फा ग्लूकोज 2 टाइप की होती है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज 15 से 20% होती है, अमाइलोपैक्टिन 85% होती है। ठीक है। अमाइलोज जो होता है वो अनब्रांच होता है, उसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती। अमाइलोपैक्टिन हमेशा ब्रांच्ड होता है। माल्टोज जो होता है, माल्टोज आपका 2 अल्फा ग्लूकोज, मतलब 2 अल्फा ग्लूकोज से मिलके बना होता है। तो माल्टोज क्या है? एक होमोपॉलीमर हुआ, बिकॉज दोनों के दोनों अल्फा ग्लूकोज से मिलके बनाएंगे। यस मैम। लैक्टोज में, अच्छा हाँ देखो, लैक्टोज में अल्फा ग्लूकोज और सॉरी बीटा ग्लूकोज एंड बीटा लैक्टोज। गुंजन वाज सेइंग राइट। सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। सेल्यूलोज सिर्फ बीटा ग्लूकोज से बना होता है, तभी वो होमोपॉलीमर है। ग्लाइकोजन भी सिर्फ बीटा ग्लूकोज से मिलके बना होता है, जैसे बीटा ग्लूकोज इसमें। और ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर होती है ऑलमोस्ट अमाइलोपैक्टिन के सिमिलर होती है, बिकॉज इसके अंदर भी बीटा ग्लूकोज की बहुत सारी लिंकेज पाई जाती है, ब्रांचिंग होती है इसके अंदर। और काइटिन इज अ हेट्रोपॉलीमर, नाग और नाम का। स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले पार्ट का जल्दी से। मैम हाँ जी। मैम रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे पता लगाएंगे? बेटा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग उस बेसिस पे पता लगाता है जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है। वो पता नहीं लगाना होता, सिर्फ याद रख लेना। एक शुगर होती है हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग में, कौन सी? सुक्रोज। बाकी सारी रिड्यूसिंग होती है, सारी कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज, वो नॉन रिड्यूसिंग होती है। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? यस मैम। तो यहाँ से आप लोगों के काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक इनोलिन के ऊपर कभी इनोलिन किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज। अब तक हम सिर्फ ग्लूकोज की बात कर रहे थे, फ्रक्टोज कहीं पे नहीं करा। तो इनोलिन आपका फ्रक्टोज का पॉलीमर है, बहुत सारे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर से आपका बनता है। पॉलीसेकेराइड चेन जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया, राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड। इसके ऊपर इसको हाईलाइट कर लो पॉइंट को। जो चीज मैं बोल रही हूँ हाईलाइट करने के लिए कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप लोग? पॉलीसेकेराइड चेन जैसे कि ग्लाइकोजन है, उसके अंदर जो राइट एंड होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एंड होता है, और उसका लेफ्ट एंड। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है ये कि राइट एंड कैसा होता है, लेफ्ट एंड, मतलब स्टेटमेंट वाला बना के दे देता है, पूछ लेता है स्टेटमेंट सही है या नहीं। चलिए हाईलाइट। मैम डन। चलो तो पॉलीसेकेराइड भी हमारा डन, और प्रोटीन तो हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा। अब आ जाओ जरा, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल हमने फिनिश कर ही लिया है। कितना होता है? मोर देन 10,000 डाल्टन। प्राइमरी और सेकेंडरी बेटा नहीं, बेटा छुट्टी नहीं हुई आज, तो चैप्टर फिनिश करा के ही छुट्टी करूंगी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट ध्यान से सुनो क्या होता है भाई। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट जो मैम डायरेक्ट यूज होते हैं। हाँ, जो डायरेक्ट यूज होता है। देखो लाइन पढ़ो क्या लिखता है ये। दे आर सेइंग कि इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ, अगर आप बायोमोलिक्यूल्स की एक लिस्ट बनाने लग जाओ,
तो उस लिस्ट में भाई थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड आ जाएंगे, थाउजेंड्स, फॉर रीजन दैट आर गिवन इन सेक्शन 9-10, मतलब 9.10 वाले में उन्होंने दिया हुआ भी है बहुत सारे कंपाउंड। उन सबको क्या बोलता है? बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स को ही हम क्या बोल सकते हैं? मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स। बायोमोलिक्यूल्स को ही मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। One notice the presence of all such categories in the these are called primary metabolites. However, when one analyze plant, fungal, microbial, one would see thousands of compound other than these called primary metabolite, alkaloid, सबको हम secondary metabolite। देखो सिंपल सी चीज है भाई, कोई कंपाउंड सिंपल नेचुरली जिस फॉर्म में मिल रहा है ना, जैसे ग्लूकोज है नेचुरली मिलता है, फ्रक्टोज है नेचुरली मिलता है, उसके अंदर हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, हमने उसको कहीं मॉडिफाई करके नहीं बनाया, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया, उस प्राइमरी मेटाबोलाइट के अंदर कुछ चेंज कर दिया, उसके डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं है उसका, मॉडिफाई कर दिया उसके फंक्शंस को, तब मैं उसको क्या बोल दूंगी? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जबकि ये बोल रहा है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होता है उनके आइडेंटिफाई, मतलब जिन फंक्शन जिसको मैं देख के बता सकती हूँ कि हाँ भाई इसका ये फंक्शन होगा, हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में रोल प्ले दिखाएगा, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट। लेकिन जिसका रोल एंड फंक्शन हमारे पास आइडेंटिफाइबल नहीं होगा, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और इसकी टेबल ये है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे वो 100% आपको वहां लिखवाया था ना एनिमल वर्ल्ड और होल बायोस्फीयर वाले में, ऐसे ही 100% यहाँ लिख लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है। आपको टेबल एक साइड पिगमेंट, एल्कलॉइड ये सब लिख के दे देंगे, एक साइड ये लिख के दे देंगे, मैच करो। पिगमेंट्स क्या होता है? कैरोटीन, एंथोसायनिन, एल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, एसेंशियल लेमन ग्रास। और वो जो पता है वो एनिमल वर्ल्ड वाला क्वेश्चन था ना, वो एम्स नर्सिंग में भी आया हुआ क्वेश्चन था। लेक्टिन, कॉन्केवलिन ए, ड्रग्स वन ब्लास्टिन, कुर्कुमिन, पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर, इनका डायरेक्ट फंक्शन तो नहीं होता ना हमारी बॉडी में, इनडायरेक्ट फंक्शंस दिखाता है ये। तो मैम मैम सेकेंडरी मेटाबोलाइट नॉन इसेंशियल होते हैं। हाँ, ये नॉन एसेंशियल होते हैं, डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल, कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती, बहुत कम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। एल्कलॉइड वगैरह है ना, ये आप उसमें पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में। और मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन ये आपको उसमें केमिस्ट्री में खुशबू मैम पढ़ाएंगे। कैरोटीन, एंथोसायनिन आप लोगों ने उसमें पढ़ा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर में। बहुत ज्यादा, तो इससे ये मॉर्फिन और कोडीन से पूछा गया है आजकल, आज तक अल्कलॉइड्स जो होते हैं पिगमेंट। और एक वो GLUT4 के ऊपर पूछा जाता है। यस मैम, जो वो प्रोटीन में था उस टेबल में। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सेल में वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है ये किसके अंदर? इंसुलिन का भी तो आता है मैम। सेल, बेटा वो तो आप लोग आगे ह्यूमन फिजियो में पढ़ ही लेते हो। यहाँ से GLUT4 पे बहुत आता है। यस मैम। हो गया प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला पार्ट भी। ये वाला पेज मैंने आपको बोला था भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो है ना, 9 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्यूरिन नाम छोटा, रिंग बड़ी। पिरिमिडिन नाम बड़ा, रिंग छोटी। ये आप लोग कर ही लोगे। एंड इसके अलावा आपको मैंने ये वाला पाल्मिटिक एसिड में कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन पूछ लेता है, कितनी कार्बन होती है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई COH को एक्सक्लूड करके बताओ, एक्सक्लूड मतलब हटाना होता है ना, COH को एक्सक्लूड करके कितनी कार्बन है पाल्मिटिक में? P4 15, P4 पाल्मिटिक 15। और अगर इंक्लूड करके पूछ ले 16 कार्बन। इसके ऊपर भी बहुत, मतलब इसके ऊपर 90% क्वेश्चन आता है। एंड फिर हमारा बच जाता है द लास्ट वन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स हमें पता है वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट माइक्रो के अंदर आता है, बट कहने को हमने इनको मैक्रो में रखा, तो पढ़ लेना हमने क्यों करा ऐसा। इनको हम सिंपल फैटी एसिड भी बोलते हैं लिपिड्स को। अब फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड के अंदर हमेशा एक
कार्बोनिल ग्रुप होगा जो कि आर ग्रुप से अटैच होगा, मतलब ऐसे होगा C+O ये मेरे पास क्या है, दिस इज अ फैटी एसिड। आर ग्रुप जो है वो कुछ भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, या फिर CH2 की एक लॉन्ग चेन भी हो सकती है। कितने कार्बन तक? 19 कार्बन तक। जैसे इन्होंने पाल्मिटिक एसिड में, पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला अगर आपने ध्यान से देखा हो, पाल्मिटिक एसिड एक फैटी एसिड है, COOH और फिर यहाँ पे CH2 का होल 14 एंड देन CH, ठीक है। तो पाल्मिटिक में बोल रहे हैं 16, तो 16 कार्बन इंक्लूड करके बोल रहे हैं ना, इंक्लूडिंग कार्बोनिल ग्रुप। यस मैम। और एक और ऐसे ही याद रखना है, एरेकिडोनिक एसिड। एरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होती हैं इंक्लूडिंग कार्बोनिल ग्रुप कार्बन, और एक्सक्लूडिंग में पूछ ले तो 19 कर देना। ये दोनों की कार्बन याद रखना आप लोग, जहां पे अपने स्टिकी नोट्स बनाए होंगे ना इस चैप्टर के, वहां पे लिख लेना इसको। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड का मतलब विदाउट डबल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। सबसे सिंपल लिपिड कौन सा होता है मेरे पास? ग्लिसरॉल होता है। स्ट्रक्चर पता है ना, CH2OH CH2OH। इन H को हटा के यहाँ पे फैटी एसिड ज्वाइन कर देंगे। एक फैटी एसिड लगा दिया मैंने अगर, तो ये बन जाएगा मोनोग्लिसराइड। 2 लगा दिए तो ट्राइग्लिसराइड, 3 लगा दिए तो 2 लगा दिए डाई, 3 लगा दिए तो ट्राई। बताओ मैम, एक बार एंजाइम वाला पार्ट एंड क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर भी बता दो। शिवानी वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी मैं, क्योंकि जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे फिर उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। एंजाइम वाला पार्ट मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें इस चैप्टर के मैं आप लोगों को PYQ करा दूंगी, एज वेल एज एंजाइम वाला पार्ट करा दूंगी। ओके मैम। सिंपल ग्लिसरॉल, या इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन है ना और 3 OH ग्रुप है, तो वी आर कॉलिंग इट ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। मैनी लिपिड जिसके हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, बहुत सारे लिपिड्स के अंदर ग्लिसरॉल फैटी एसिड दोनों पाए जाते हैं। फैटी एसिड किससे बनता है? फैटी एसिड आपका एस्ट्रीफाइड, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन जब हम ग्लिसरॉल के साथ कराते हैं तब बनता है। बता ना, CH2O C डबल बॉन्ड OR, तो ये जो ग्रुप बनता है ना, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O वाला, दिस इज एस्टर होता है ना ये। यस मैम। तो एस्ट्रीफाइड से बन रहा है ये। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। अब यहाँ पे हाईलाइट करो, कौन से वाले पॉइंट को हाईलाइट करोगे? ये वाला पॉइंट। भाई हमारे पास फैट और ऑयल्स भी होता है बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल्स जो होते हैं हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट उनका होता है, इसीलिए रिमेन एज ऑयल इन विंटर। कभी सरसों का तेल सर्दियों में जमते हुए देखा है? क्यों फ्रिज हो गया? नो मैम। है ना। और जो हमारे पास वो होता है फैट होते हैं, वो क्या हो जाता है? घी वगैरह होता है, वो सर्दियों में जम जाता है। हाँ मैम। होता है तो क्योंकि उनका लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो याद रखना, ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड फैट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ बेटा, ड्रॉपर वाले बैच में मैं शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फॉस्फोलिपिड वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, बोलते हैं कि फॉस्फोरस भी हो सकता है कुछ लिपिड में, या फिर फॉस्फोरस से बने कंपाउंड भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, पोलर हेड, पोलर टेन, लेसिथिन इसका एग्जांपल है। यस अनश्वा। तो मैम कोकोनट ऑयल भी तो जम जाता है ना विंटर में? कोकोनट ऑयल बिकॉज फैट से मिलके बना होता है, फैट होता है उसमें। ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग, इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आते। ये वही न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड वाला बताया हुआ है। न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, तीनों चीजें होंगी। तो अगर न्यूक्लियोटाइड टर्म हम यूज करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड टर्म यूज करेंगे तो क्या क्या बोलेंगे हम उसको? न्यूक्लियोटाइड में आपके क्या क्या आ जाते हैं मैम? बोलो गुंजन। हाँ, तीनों आता है। तो अब मेरे पास जब न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें एडेनिन का क्या बन जाता है? एडिनाइलिक एसिड। थाइमिडाइलिक, क्योंकि एसिड
फॉस्फेट होता है ना न्यूक्लियोटाइड में एक्स्ट्रा, तो सबके एंड में एसिड लगा दिया, थाइमिडाइलिक एसिड, और गुआनिन का गुएनाइलिक एसिड, यूरासिल का यूरिडाइलिक एसिड, साइटोसिन का साइटिडाइलिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में। और जब न्यूक्लियोसाइड में बात करेंगे एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, बस दीज आर द न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। मतलब वो एडेनिन नाइट्रोजिनस बेसिस है ना, उनका नाम चेंज कर दिया कि भाई अगर उनके साथ सिर्फ और सिर्फ शुगर होगा तब उनको क्या बोलेंगे, जब उसके साथ शुगर फॉस्फेट भी आ जाएगा तब उनको क्या बोलेंगे। ऑल डन? यस मैम। यस मैम। चैप्टर फिनिश। सिर्फ एंजाइम वाला पार्ट बचा आता है। जिसने आज का क्लास अटेंड किया सबको एंजाइम वाले पार्ट की भी क्लासेस मिल जाएंगी। नहीं गुंजन, चैप्टर फिनिश नहीं, बस सिर्फ एंजाइम वाला 15 मिनट वाला रहता है। बाकी मेजरली मैंने आपको बता दिया, जितना मैंने पढ़ा दिया है ना, इसमें से आप लोगों के 95% सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अब आपका। मैम हाँ जी।